ग्रेट रीसेट की ओर, या जिसे मैं ग्रेट रीसेट कहना पसंद करता हूँ। Shit. वे यहीं पर पुराने सामान की भूल जाते हैं और उसे नए सामान के रूप में उपयोग करते हैं। अब आपने ग्रेट रीसेट के बारे में इसके अधिक परिचित नामों में से किसी एक नाम से सुना होगा, जैसे एजेंडा 21, एजेंडा 2030, चौथी औद्योगिक क्रांति, या मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और रीसेट शब्द से मूर्ख मत बनिए, क्योंकि वे किसी भी चीज को रीसेट करने की योजना नहीं बनाते हैं। रीसेट तब होता है जब आपका सुपर मारियो गेम गड़बड़ा जाता है, तो आप उसमें फूटने वाला कारतूस निकाल लेते हैं, उसे वापस लगा देते हैं और मारियो पुनः सामने आ जाता है। ये कुछ ऐसा ही है, सिवाय इसके कि जब आप गेम को वापस चालू करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मारियो के बजाय आपकी दादी की हत्या करने के लिए टीवी से बाहर आने वाला मौसम होता है। हम मानवता के ऑर्वेलियन मेरक से निकले ईश्वरविहीन ट्रांसह्यूमनिस्ट बुस्वक में पूर्ण परिवर्तन की बात कर रही हैं। मैं आपका ध्यान विश्व आर्थिक मंच की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसने ये राक्षसी योजना बनाई, तथा विशेष रूप से उनके प्रमुख क्लॉस श्वाब की ओर। श्रीमान श्वाब को लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारे शब्द उछालना पसंद है कि यह एजेंडा मानवता की भलाई के लिए है। स्थिरता, समावेशिता और सभी के लिए समानता जैसे शब्द। लेकिन 2016 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में उन्होंने विश्व वर्चस्व की अभिजात की योजना के बारे में बहुत अधिक स्पष्टता से बात की है। आइए इस साहित्यिक कृति की कुछ अंशों पर नजर डालें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चौथी औद्योगिक क्रांति के उपकरण निगरानी और नियंत्रण के अन्य नए तरीकों को सक्षम करते हैं, जो स्वस्थ खुले समाजों के विपरीत हैं। यह मददगार लगता है। सेंसर, कैमरा, एआई और चोरी की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर के एकीकरण के कारण सार्वजनिक अपराध में कमी आने की संभावना है। ये प्रौद्योगिकियां हमारे मन के अब तक के निजी स्थान में घुसपैठ कर सकती हैं, हमारे विचारों को पढ़ सकती हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। ये मन पर हमेशा दमन नहीं हो सकती है, क्योंकि यह है वास्तव में एक अलोकप्रिय साजिश। जैसे जैसे इस क्षेत्र में क्षमताएं बेहतर होती जाएंगी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अदालतों के लिए आपराधिक गतिविधि की संभावना निर्धारित करने, अपराध का आकलन करने, या यहाँ तक कि लोगों के मस्तिष्क से सीधी स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए तकनीकों का उपयोग करने का प्रलोभन बढ़ेगा। यहाँ तक कि एक दिन राष्ट्रीय सीमा पार करने पर भी किसी व्यक्ति की सुरक्षा जोखिम का आकलन करने के लिए विस्तृत मस्तिष्क स्कैन की आवश्यकता पड़ सकती है। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य हमारी इस समझ को चुनौती देगा कि जैविक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से मानव होने का क्या अर्थ है। कौन को बुलाओ ही सही होगा। अब जब तक कि आप पिछले 8 महीनों से शामक दवाओं का सूक्ष्म खुराक नहीं ले रहे हो, मुझे यकीन है कि अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि CV-19 महामारी इसी एजेंडे को शुरू करने के लिए निर्मित की गई थी। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अच्छा है। इसकी बहुत अच्छी संभावना है कि आप वाष्पीकरण से बच जाएंगे। स्वतंत्रता गुलामी है, अज्ञान ताकत है, लेकिन अदृश्य बुरे आदमी की कहानी हमेशा के लिए नहीं चलेगी और WEF इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। यही कारण है कि उनके पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक बैकअप संकट है। वो कौन सा संकट होगा? ये सही है, आपने सही अनुमान लगाया। हमारा पुराना मित्र ग्लोबल वार्मिंग। आप में से जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग रोम क्लब द्वारा निर्मित एक मनोरंजन संकट है। 1968 में एक संकट थिंक टैंक की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जनता को अपनी ही मृत्यु के लिए सहमत कराना था। इसलिए ग्रहों को बचाने के लिए आपको जो भी त्याग करने होंगे, उनके बारे में सुनने के लिए तैयार रहें। अपनी संपत्ति अधिकारों को त्यागना, स्मार्ट शहरों में जाने के लिए मजबूर होना, तथा नैनो प्रौद्योगिकी का इंजेक्शन लगवाना जैसे बलिदान, ताकि वे विचार अपराधों के लिए आपको पकड़ सके। अब कोई भी समझदार व्यक्ति क्यों ये सोचेगा कि ग्रहों को नष्ट करने वाले अभिजात्य वर्ग को अब ग्रहों को बचाने के लिए अधिक शक्ति देना एक अच्छा विचार है। ये मेरी समझ से परे है, लेकिन हम उसी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं जो डाइट पॉड्स खाती है और सोचती है कि पॉलिएस्टर आपको वायरस से बचा सकता है।